इधर वाला भी और इधर वाला भी। आराम से हटो वहाँ से, छिपकली है वहाँ। सही है, अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था, हाँ मैंने ही रुकवाए हैं, जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? वनस्पति और वन्य जीव। तो वनस्पति को अगर आप समझ लेंगे तो वन्य जीव उसी में ही रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ बस ये गोला आपको याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो पाता है तो आगे आने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। इस गोले को चाहो तो बनाते चलना, मतलब ये वाला जो है सभी को पता है कौन सा है भाई? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और सेम चीज ये भी क्या है भाई? उष्ण कटिबंध। ये सबको क्लियर है ये क्या है? उष्ण कटिबंध है। अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो ये सबको पता है कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। एंड ये वाला भी क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। मैपिंग सिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मैपिंग जो आपको करनी है वो क्या मैपिंग होती है, कैसे करनी है, ठीक। आज ये वाला क्या है भाई? शीत कटिबंध। और दिस वन इज ऑल्सो शीत, ठीक है। ये अपना क्या हो गया भाई? उष्ण कटिबंध। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है अपने पास, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध का हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा? उष्ण कटिबंध का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने दो तरीके के वृक्ष पढ़े थे, वन जो पढ़े थे, वन वो हमने सबसे पहले पढ़े उष्ण कटिबंध, अच्छा ठीक है, सदाबहार या फिर वर्षावन इसको बोल रहे थे हम, ठीक। उष्ण कटिबंधीय है, दैट मीन्स किस में होंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही तो होंगे। उष्ण कटिबंधीय है तो किस में होंगे? हमें रट्टा मारने की जरूरत है कि कौन कौन से एरिया में मिलेंगे? हमें नहीं मारने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंध में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो उष्ण कटिबंध के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, दैट मींस हमारा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, और हम अगर बात करें तो यहाँ 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ, दैट मींस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक। ये जो एरिया है इसको कौन सा पढ़ लेंगे? उष्ण कटिबंधीय। तो अफ्रीका का ज्यादातर एरिया जिसमें आ जाता है उष्ण कटिबंधीय। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, ब्राजील वाला पूरा एरिया और जो उसका कोलंबिया और वेनेजुएला वगैरह एरिया है, ये किसमें आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद अगर हम दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका की बात करते हैं तो मैक्सिको का थोड़ा सा पार्ट आता है और सेंट्रल जो हमारा अमेरिका है उसका पार्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग और जो भी यहाँ पे द्वीप है, जिसमें हम कौन कौन से द्वीप पढ़ते हैं? सुमात्रा, जावा, जिसको हम इंडोनेशिया बोलते हैं, ठीक है। ये वाले सारे आएंगे। अपना भारत, इसको जरूर याद रखिए अपना भारत, दैट मींस अपने भारत का नीचे वाला जो क्षेत्र है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, वो सारा किसमें आ रहा है? उष्ण कटिबंध में आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बहुत इजीली करके ले जाएंगे इसको। उष्ण कटिबंधीय में दो तरीके के बंध हैं हमारे पास। एक तो मिलेंगे हमें भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास कौन से मिलेंगे भाई? सदाबहार वन। क्यों सदाबहार वन मिलेंगे? इनको वर्षा वन भी बोल रहे हैं। अगर वर्षा वन बोल रहे हैं तो एक बात बताएं, सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही होगी? भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक वर्षा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ का तापमान क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। तापमान अधिक होगा तो हवाएं क्या होंगी? अधिक गर्म होंगी। अधिक गर्म होंगी, गर्म होकर के फैलती हैं तो ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं तो ये एरिया अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है? आपको महासागर भी देखने को मिल रहे हैं, महासागर देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे? जलवाष्प को लेके जाएंगे। जलवाष्प को लेके जाएंगे तो वर्षा अधिक कराएंगे। तो दैट मीन्स है सबसे अधिक जहाँ पे तापमान होगा, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हो रही होगी, वहाँ पे कौन से वन मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। क्लियर हुई बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। सदाबहार वन कौन से होते हैं? ये आर्थिक, अगर हम देखें आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं, लेकिन ये पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं। इतनी बात तो याद रख सकते हैं।
ये बात भी याद रखने की नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। देखिए आर्थिक महत्व के नहीं है, क्योंकि ये वन कौन से होते हैं, अधिक वर्षा वाले वन हैं। अधिक वर्षा वाले वन होंगे तो एक बात बताएं, अधिक वाले जो वर्षा वाले वन होंगे वो बहुत ही भारी होंगे। कैसे होंगे, बहुत ही भारी होंगे। इनमें आर्थिक महत्व तो नहीं हो सकता भारी। अगर आप किसी भी भारी लकड़ी का कुछ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं और उसको 10 जने उठाने में लगे, तो आपकी वो टेबल किस काम की है, किसी काम की है नहीं है। पुराने ज़माने में जो प्राचीन संदूक खोला करते हैं हम लोग, तो 10 लोग लगते हैं उसको खोलने में, ठीक है। तो आज हम ऐसा संदूक बनाते हैं क्या, नहीं। वो दादी वादी के ज़माने का हमें मिल जाता है, तो हमें 10 लोग लगाना पड़ते हैं उसको खोलने के लिए। तो क्या है भाई, उस टाइम पे वनों का महत्व हमें पता नहीं था, जो लकड़ी मिली हमने बना लिया, ठीक है ना। तो महत्व नहीं पता था। अभी की जो टेक्नोलॉजी है, अभी का जो अभी अगर आप संचार परिवहन अगर बात करेंगे तो ये बहुत ही उन्नत है, उन्नत प्रकृति का है। तो उन्नत है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी चीज़ को चूज़ करते हैं अपने उपयोग के लिए, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी महत्व के क्यों होंगे, एक तो इतने घने होंगे, जब वर्षा बहुत अधिक होगी तो पेड़ कैसे हो जाएंगे, बहुत ही घने हो जाएंगे। घने होंगे तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपको अधिक देंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे भाई, आपको अधिक देंगे। अब जब ऑक्सीजन अधिक मिल रही है, ऑक्सीजन अधिक मिल रही है, और अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी महत्व के क्यों होते हैं। पारिस्थितिकी जैसे कि वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव होंगे, ठीक है, इनका क्या होगा, ये प्राकृतिक आवास होगा। वन्य जीवों का क्या होगा, जितने घने वृक्ष होंगे प्राकृतिक आवास बनेगा। आप कोई ऐसा थोड़ी ना ये बोल दें कि नहीं, जो राजस्थान है, राजस्थान के रेगिस्तान में वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है, नहीं, वहाँ तो पेड़ ही नहीं मिलते। तो प्राकृतिक आवास क्या होगा, तो प्राकृतिक आवास होगा। तो पारिस्थितिकी महत्व की समझ में आई बात। दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, ये लगा लेना बंदी है, ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार के बाद हमारे पास थे पर्णपाती। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं जरा शीतोष्ण। कटिबंधीय कौन से थे भाई हमारे पास, सबसे पहले थे सदाबहार, और उसके बाद दूसरे जो थे हमारे पास शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ठीक, पर्णपाती। अब शीतोष्ण की अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की बात आ रही है तो सिंपल सी बात है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एरिया में तो नहीं मिलेंगे। ये क्या हो गया, उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर मिलेंगे, लेकिन उष्ण कटिबंध में ही रहना है आपको, क्योंकि उसने बात किसकी की है, उष्ण कटिबंध की है। दैट मीन्स क्या है, आप इसको डिफाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये 23.5 है, ये भी 23.5 है। मैंने मान लिया 0 से 10 से 15 तक ये मिलेंगे, 10 से 15 तक ये मिलेंगे, और नीचे भी 10 से 15 तक ये मिलेंगे। कौन से भाई, सदाबहार वाले। तो आगे जो आने वाला एरिया है, जो 15 से 23.5 तक का है, या 15 से 23.5 दक्षिण तक का है, या उत्तर तक का है, इसमें कौन से मिलेंगे भाई, इसमें कौन से मिलेंगे, पतझड़ वन। अब पतझड़ वन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारा इंडिया, हम इसी से पता लगा सकते हैं, हमारा इंडिया यहाँ पे कर्क रेखा, ये जो 23.5 डिग्री है, ये हमारे इंडिया से लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो ये वाले एरिया में जब हम देखते हैं तो हमारे पास पर्णपाती वन है या नहीं है, है। आपके पास ये सागौन का पेड़ खड़ा हुआ है, इधर पाकर का खड़ा हुआ है। उसके अलावा आप लिप्टिस देखते हैं, आते होंगे आप रास्ते पे तो आप लोग शीशम का पेड़ देखते होंगे, नीम का पेड़ देखते होंगे। तो इस तरीके के पेड़ आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दिमाग लगा सकते हैं ना, थोड़ा सा जो है, मतलब थोड़ा सा उसको यूज़ करना है, ठीक। तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आ जाएंगे वो लोग, ठीक है, क्लियर हुई बात। पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंध में ही मिलेंगे, लेकिन उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर मिलेंगे, भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर। और उष्णकटिबंधीय में आप सीमित रहिए किसमें, उष्णकटिबंधीय में। अब हमारी बात आती है, हमारा उत्तर प्रदेश तो उष्णकटिबंध में नहीं आता है, तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। फिर वहाँ पे पर्णपाती वन क्यों होते हैं, अपने लोग उत्तर प्रदेश में है ना, सभी अपने उत्तर प्रदेश वाले पर्णपाती वन को देख रहे हैं। तो क्यों, हिमालय है ऊपर, क्या है, उत्तर में हिमालय है, जिसकी वजह से हमारी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय ही जलवायु है, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम वो आगे पढ़ेंगे कि जो हिमालय है, साइबेरियाई जो हवाएं होती हैं वो क्या नहीं करती हैं, उधर से नहीं आ पाती हैं, इसलिए हमारा जो जलवायु मानी जाती है वो मानसूनी जलवायु ही मानी जाती है। इंडिया की जो जलवायु है वो मानसूनी ही है। और अगर हम देखें तो ये उष्णकटिबंध में ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिमालय की स्थिति आपको देखने को मिलती है, क्या मिलती है, हिमालय की स्थिति देखने को मिलती है। और ये हिमालय की स्थिति क्या करती है, जलवायु विभाजक का काम कर रही है, जबकि जलवायु विभाजक का काम कौन करते हैं, ये करते हैं। ये लाइनें जो हैं वो जलवायु विभाजक का काम करती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जलवायु विभाजक का काम कौन कर रहा है, हिमालय करता है। इस वजह से हमारे इंडिया की जलवायु, मोस्ट ऑफ जो जलवायु है वो कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हम
पर्णपाती वनों को देख रहे हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाए नीचे, शीतोष्ण कटिबंध की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, शीतोष्ण यही वाली बात तो है ना, यही वाली बात तो है शीतोष्ण। उसने साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि शीतोष्ण मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है मध्य अक्षांश है? क्या आपको समझ में आ रहा है मध्य अक्षांश है? तो मध्य अक्षांशों में पाए जाएंगे। तो शीतोष्ण कटिबंध एक तो सदाबहार वन है। सदाबहार वन दैट मीन्स यहाँ तक वर्षा हो रही होगी, पर्याप्त वर्षा इनको प्राप्त हो रही होगी। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ तक का मान लेते हैं प्राप्त हो रही होगी, कुछ वर्षा प्राप्त हो रही होगी, तो ये वाला हो जाएगा सदाबहार वन का। उसके बाद नीचे के एरिया को आप क्या कर दीजिए, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में बांट दीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में बांट लीजिए। क्या आप इतना काम कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द, जैसे जैसे हम बोलते चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वृक्ष भी दिमाग में आते चले जाएंगे। देखो, जब भी हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की, तो इसमें महोगनी, ठीक है, रोजवुड, एवोनी, इस टाइप के जो वर्ड आएंगे वो किस में आएंगे, सदाबहार वन में आएंगे। इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। सभी आर्थिक महत्व वाले जो वृक्ष होते हैं वो आप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में रख सकते हैं, पतझड़ वनों में रख सकते हैं। आप इतने तो अंग्रेज नहीं है कि आपने अपने आसपास पतझड़ नहीं देखा होगा। पतझड़ भी देखा होगा और उसके बाद आने वाली उन वृक्षों पे सुंदरता भी देखी होगी, जो वो लाली सी छा जाती है या ग्रीन सा हो जाते हैं पेड़, वो सबने देखा होगा ना। कोई अंग्रेज तो नहीं, इधर खींच के लाएंगे ना, फिर उसको दिखाएंगे किधर होता है ऐसा। ठीक है भाई, तो सही है, सभी लोग अपने ही हैं, ठीक है, कोई अंग्रेज नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जितने भी पतझड़ वाले वन होंगे, पतझड़ वाले वन। अब एक बात बताओ, जब पतझड़ वाले वन किस में आ रहे हैं, उष्ण कटिबंध के ऊपर वाले एरिया में आ रहे हैं, तो आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्या उष्ण कटिबंध, ये कौन सा था हमारा उष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध की हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में नीचे वाला भाग पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में निचला वाला भाग पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मिलते हैं, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, इससे नीचे वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, शीतोष्ण का हो जाएगा। उसने दो ही एग्जांपल लिखे हैं, एक में लिखा है कौन सा, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में लिखा है उसने उत्तरी अमेरिका। तो क्या उत्तरी अमेरिका उष्ण कटिबंध में, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध में नहीं पड़ा है, बट कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, रट्टा तो मारना ही नहीं है। कल हम इतना सारा पढ़ रहे थे, वो सब कुछ नहीं करना। अब शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती की अगर बात करेंगे तो वैसे ही हम अक्षांशों से थोड़ा ऊपर उठ जाएं और पर्णपाती की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, पर्णपाती की बात कर लेंगे, और उसके बाद हम बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ इसलिए बार बार इसको समझा रही हूँ, ज़रूरत नहीं थी समझाने की, कल समझाया था, लेकिन ये ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आज नहीं, ये जो वनस्पति और वन्य जीव हैं, ये आज नहीं, आपको आने वाले कितनी भी एडिशनल बुक्स पढ़ के चले जाएंगे फिर भी कन्फ्यूज़न में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ही सी चीज़ को वही बात करेगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की शीत कटिबंध में बात कर देगा, शीतोष्ण कटिबंध में। उसके बाद उत्तर अमेरिका की बात कर देगा वो उष्ण कटिबंध में। उसके बाद पर्णपाती की बात कर देगा वो दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, वो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। तो एक ही ऑस्ट्रेलिया को उसने कितनी जगह बांट दिया भाई, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ थी। उसके बाद आ जाइए भूमध्य सागर। भूमध्य सागर सभी लोग समझते हैं कहाँ है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। हाँ, अंग्रेज लोग भी समझेंगे भाई ये भूमध्य सागर है, इसी को मेडिटेरियन सी बोलते हैं। अफ्रीका के उत्तर में है, एशिया के पश्चिम में है और यूरोप के दक्षिण में है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर में है, एशिया के पश्चिम में है, और हमारा जो यूरोप है उसके दक्षिण में क्या पड़ता है, मेडिटेरियन सी पड़ता है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगाई जाती हैं उनको हम भूमध्य सागरीय वनस्पतियां बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां बोलेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है, हम यहाँ से सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो क्यों ना भूमध्य सागर को भी यहीं से समझ लें, ठीक। तो आ जाए, आए मेरे साथ इधर। देखिए भूमध्य सागर की जो हम बात कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय के बाद ये किसमें पहुंच रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में पहुंच रहा है। किसमें पहुंच रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में पहुंच रहा है, दैट मींस दिस वन, ठीक है। ये किसमें पहुंच रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध में तो ये पहुंच रहा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो एरिया पड़ रहा है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार रंग का सा पड़ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार रंग का पड़ रहा है, क्योंकि हाफ हाफ को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सदाबहार रंग का पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, सबको इतनी बात समझ आ गई, मतलब दिख रहा है ना सबको यहाँ पे, इससे ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब नहीं कहोगे नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, हम लेके आए क्या इसको, आप अपने अपने आगे एटलस खोल के रखें, सबसे अच्छा वही है अपने पास, ठीक, ऑप्शन वही हो सकता है। तो भूमध्य सागरीय इन्होंने बोला जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहाँ पे सिट्रक, जो सिट्रक मतलब नींबू फैमिली के जो मतलब वनस्पतियाँ हैं, सिट्रस, ठीक है, सिट्रस वंश की जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अंजीर की, जैसे हम बात करते हैं अंगूर की, जैसे हम बात करते
हैं, कल हमने जैतून की बात की थी, जैतून, ठीक है ना। तो ये सारे, और संतरा जिसमें रस होता है, या आप बात कर सकते हैं जो भी नींबू के वंश में आता है, वो सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर उगती हैं। अब भूमध्य सागर की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्या एरिया समझ में नहीं आ जाएगा? एरिया कौन सा है? जब हमने बोला कि ये यूरोप के दक्षिण में है, यूरोप के दक्षिण में है, तो यूरोप में क्या कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी भाई? यूरोप के दक्षिण में है, तो यूरोप के जो यूरोप का पश्चिमी भाग है उसमें कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। और जो एशिया है, एशिया के पश्चिमी भाग में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? भूमध्य सागरीय। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र जो भूमध्य सागर से लगते हैं, वहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी? भूमध्य सागरीय। अलग अलग इसने और भी डिफाइन किए थे, जिसमें इसने बोला था कि अमेरिका, जो हमारी एनसीईआरटी है उसने बोला था, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भी अलग, जो भूमध्य सागर से अलग में जहाँ पाई जाती है, कैलिफोर्निया प्रांत में भी बोला था। बाद में ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात की थी कि दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब क्या इसको याद करने की जरूरत थी? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये गोला समझ में आ गया? ये गोले में बहुत कुछ है, जलवायु समझेंगे तो भी यही बनाएंगे, ठीक है। इसको एक बार समझ लिया तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक है। एक बार समझ लो, बाकी थोड़ा थोड़ा जो अपने पास होती है ना, ये जो दिया है ऊपर वाले ने तुम्हें, इसको थोड़ा थोड़ा यूज करना होता है। विदाउट यूज करें तो कुछ होगा नहीं। कोई कितना भी कॉन्सेप्ट समझा ले, जब तक आप अपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत रहेगी। अब जिसको भी ऐसा लग रहा है, जो भी ये भ्रम पाल के बैठा हुआ है कि 7th क्लास या 6th क्लास के एनसीईआरटी से हमारा क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं बनेगा, तो मेरे लाल आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसीलिए मैं इसको समझा रही थी, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहीं से थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहीं से हैं, तो इसीलिए मैं इसको समझा रही थी ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करें और थोड़ा बहुत दिमाग एटलीस्ट लगा लें जो है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सेंड कर दूं, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हर रोज की तरह टॉपिक तो कंप्लीट होना ही होना है। क्वेश्चन सेंड करने के बाद भुन भुन की आवाज़ नहीं आना चाहिए, जब मैं क्वेश्चन बोलूँगी तब आपको आंसर देना है, ठीक है। ये 6 से लेकर के अभी तक जो हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में टाइम लगता है, क्वेश्चंस को ढूंढने में भी टाइम लगता है। 7-8 क्वेश्चन हैं आई थिंक, ये भी आपके लिए काफ़ी हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। तो शांति, नेट ऑन करो। ये अपनी बुक है, ये किसकी है सबको दिख रहा होगा, इतना तो सभी पढ़ लेते हैं ना, यूपीएससी अपने इसी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई अलग बुक से क्वेश्चन नहीं लिए हैं, इसी बुक के क्वेश्चन है। मैं ये बुक खोलूंगी, आपके पास बाकी सारे क्वेश्चंस पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलो, व्हाट्सएप खोलिए, चैट के लिए नहीं खोलना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक, सभी को। स्टार्ट करें, सभी ने खोल लिया? हाँ, पड़ोसी के साथ शिफ्ट हो जाओ, बाद में मेरे से बोलना, मैं ऐड कर दूंगी, इनको भी दिखाना अपने फ़ोन में, ठीक। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी, लिसन। फर्स्ट है क्षुद्र ग्रह, जो आकाशीय पिंड होते हैं, पाए जाते हैं। क्या 6th क्लास में हमने पढ़ा था? 6th क्लास में हमने पढ़ा था, वेरी गुड। आंसर बताएं आप लोग। शुक्र एंड पृथ्वी के मध्य, मंगल और बृहस्पति के बीच, दैट मीन्स डी वाला, वेरी गुड। इसमें मैंने निशान लगा दिया था, इसलिए चारों सही हैं अपने हिसाब से, ठीक। चलो भाई, चलो नेक्स्ट देखो। अपसौर की स्थिति तब होती है जब, आप लोग बताएं जरा आंसर, समझाएंगे भी इसको। अपसौर पता क्या है?
क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी अपने परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं डी आंसर है, ठीक है ना। तो डी होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही है। इधर आ जाए जरा, ये है अपना सूर्य और ये क्या है भाई? पृथ्वी। और सूर्य क्या, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। हाँ बिल्कुल आ जाए। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, जिस हिसाब से हम बोले सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जब सूर्य से पृथ्वी, ये हमें पता है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रही है। कैसे कर रही है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रही है। इसलिए जो सूर्य होता है इसके सेंटर में नहीं होता है, इसके फोकस में बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? फोकस में बोल सकते हैं, लेकिन सेंटर में नहीं बोलेंगे क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार पथ है, ठीक है। उसके बाद कई ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होती है, सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होती है, तो ये अपसौर होता है। कौन सा होता है भाई? अपसौर होता है। जब सूर्य से पृथ्वी कम दूरी पर होती है तो ये क्या होता है? उपसौर होता है। याद रख लेंगे, उप प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति छोटे होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कल अपने राष्ट्रपति ने शपथ ली है, किस किस को मालूम था? ठीक, सभी को मालूम, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो कम दूरी वाला है ये उपसौर होता है, जो अधिक दूरी वाला ये क्या होता है? अपसौर होता है। तो आंसर लगा लेंगे अपसौर। आंसर आ गया आप लोग के पास, क्या होगा भाई? अपसौर, ठीक है। अपसौर की स्थिति पूछा है, पृथ्वी अपने परिक्रमा के दौरान सूर्य से अधिकतम दूर होती है, यही तो हमने बनाया है, अधिकतम दूर होती है तो अपसौर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रस्ट, मेंटल और कोर के गठन से संबंधित है? तो क्रस्ट, मेंटल और कोर 6th क्लास में 7th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट था, 7th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर था। तो ये आप आंसर बताएंगे फटाफट से। विभेदन, बिल्कुल विभेदन, ऑप्शन नंबर ए विभेदन। अब जो क्वेश्चन है ये किसी भी चीज को भेद देना, तो क्रस्ट, मेंटल और जब हम बात करते हैं कोर की तो विभेदन, ठीक है। विभाजन नहीं, भेद देना। भेदने का मतलब होता है भाला लेके आपको भेद दिया जाए, तो ये भेदना होता है। एकदम लैंग्वेज ठर्रा वाली समझ में आती है तुम लोग को। चलो भाई अब समझ आया विभेदन का मतलब, किसी भी चीज को भेद देना, लाइक, ठीक है। अब देखो 11 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग के पास है, जो आपको मिला है, ये क्वेश्चन आज के जो इसी चैप्टर से है, जो हम ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए। यह जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस जलवायु में वर्षा शीतकाल में होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 70 to 150 सेंटीमीटर तक की होती है। तो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया बस वो लगा पा रहे हैं। हाँ जी भाई, कोई बता सकता है कि भूमध्य सागर क्यों लगा रहे? क्वेश्चन ये पढ़ाया कभी नहीं जाएगा। देखो जो क्वेश्चन है ये बताया कभी नहीं जाएगा कि 30 से 45 या 45 से 50 अक्षांशों के बीच क्या पाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया जाता। ये हमारा डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमने कितने अच्छे से समझा है। अभी अभी हमने बात की थी भूमध्य सागर की। किसकी बात की है? भूमध्य सागर। अभी बात करेंगे ये 23.5 होता है, ये 23.5 होता है, और ऊपर अगर हम बात करें वहां पे बात हो रही है इसकी 35 से 30 से बात करें, 30 से हमारा 45 की बात हो रही है। दैट इसे 30 की लाइन में दिखाई गई है, भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए जा रही है, और 45 दैट मींस ऊपर वाली जो लाइन है ये भूमध्य सागर को बीच में फिल कर रही है। बीच में क्या कर रही है? पूरी तरीके से भूमध्य सागर को ले रही है। एक दक्षिण में है भूमध्य सागर की और एक क्या है? उत्तर में है। तो ये एक पहली जो लाइन है ये हमें कंप्लीट सी होती दिखाई दी। पहली लाइन क्या है? ये जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी भाग क्यों बोला है भाई? अब एक बात बताओ, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग नहीं होंगे क्या? ये जो महाद्वीप है मैंने बताया एशिया के पश्चिम में, जो यूरोप है इसके भी पश्चिम में, तो इसका समझ में आ रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जा रही है। दूसरा पॉइंट भी हमारा फुलफिल कंडीशन को कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इस जलवायु में वर्षा शीतकाल में होती है। क्या इतनी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि वर्षा शीतकाल में होगी? यहाँ पे जो वर्षा होती है हमारे पास ये मानसूनी समय होता है। उष्णकटिबंधीय वाला कौन सा समय होता है? मानसून। और मानसून का जो समय होता है कौन से महीने में होता है? 4 महीने मानसून के होते हैं, जरा बताइए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा मौसम होता है। तो यहाँ वर्षा हो गई है हमारे
लिखा है एनसीईआरटी जो आपकी है, ये हमारा पर्यावरण वाली जो एनसीईआरटी है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें साफ साफ ये बात लिखी भी है। कहाँ चले गए भाई, सामने आओ। हाँ, इधर देखेंगे जरा ध्यान से, ये लिखा है भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। यहाँ जब आप जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पैराग्राफ में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे लिखा है शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो पॉइंट को एक एक को छोड़ के नहीं चलना है। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी जरूर है, लेकिन यही आपकी रैंक बना भी सकती है और आपकी रैंक 100 से भी नीचे पहुंचा सकती है। 2 क्वेश्चन का खेल होता है, 1 क्वेश्चन का खेल होता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, एक पॉइंट ये भी क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ वर्षा की मात्रा 70 to 150 सेंटीमीटर तक की होती है। ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं भी है तो भी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं हम लोग। हमारे पास मानसूनी वर्षा होती है, कितनी होती है लगभग में 200। मौसम राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक एक्सेप्शन है, उसको आप साइड रखेंगे। मौसम राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो विश्व का ही सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम देखें तो 200 या 250 सेंटीमीटर तक हमारे पास केरल, जो नीचे वाला तमिलनाडु केरल है, केरल, वहाँ पे भी हमें 250 तक वर्षा देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और ज़्यादा ऊपर है नहीं, हमारे जो भूमध्य सागर है वो हमारे हम 23.5 तक हैं, हम 23.5 के मध्य में हैं। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास भूमध्य सागर द्वारा 30 में आ रहा है। तो दैट मीन्स वर्षा की मात्रा 150 तक तो टिकी रहेगी, ये हम दिमाग भी लगा सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो फुलफिल हो रहे हैं, सारे पॉइंट जो फुलफिल हो रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है। भूमध्य सागर एक तो ऑप्शन है जो हमने भूमध्य सागर के हिसाब से सारे पॉइंट को क्लियर भी किया है। दूसरा ऑप्शन है मानसून। तो आप एक बात बताएं, मानसून अपने पास आता है, मानसून जो आता है भूमध्य रेखा के आसपास आता है। क्योंकि मानसून क्या होते हैं भाई, भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। ऊपरी जो हमारे ऊपरी देखते हैं हम लोग उत्तर में, वो हमारे पास जेट धाराएं होती हैं, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी। दूसरी चीज देखिए, चीन तुल्य। अब जब चीन तुल्य की बात हो रही है तो चीन को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो चीन का साइबेरियाई वाला भाग ऊपर भी पड़ जाता है। और चीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 से 45 वाला कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। 30 से 45 वाली जो कंडीशन है वहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, सवाना। आप लोग नहीं जानते क्या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप का है वो सवाना का है, ठीक है, सवाना का है। कहाँ का है भाई, अफ्रीका का। तो सारे पॉइंट आप देख पा रहे, एक क्वेश्चन के लिए कितना हम लोगों ने मेहनत की, तब जाके एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसी तरीके से पढ़ना है, बनना तो सब पढ़ते हैं, सिलेक्शन तो कोई एक ही लेके जाता है। समझ पा रहे क्यों लेता है वो, हाँ ठीक है, समझ पा रहे। कुछ लोग की हिल रही है मुंडी, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसा लगता है इतनी भारी है, ये हिलाने में आपको दर्द नहीं होता है? नहीं होता। एक टकावर की जुबान आपसे नहीं हिलती है ना, धड़ी भर का खोपड़ा आपका हिल जाता है जब पूछो कुछ तो कुछ नहीं बोलना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी 7th क्लास में ही कंप्लीट किया है, 7th क्लास में कंप्लीट किया है, महासागरीय धाराएं। जरा फटाफट से इसका आंसर देखिए, इसमें तो लगा हुआ है मेरा आंसर। दैट्स गुड, मैं भूल गई। कोई बात नहीं गाइस, आंसर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाने की कोशिश रहेगी इसमें। ध्यान से जरा देखिएगा, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करने को बोला है उसने। महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्न कथन पर विचार करने को बोला है। 2 कथन दिए हुए हैं इसने। उनका प्रवाह केवल सागरीय सतह तक सीमित होता है। तो एक बात बताइए, महासागरीय तरंगों का प्रवाह क्या सागरीय सतह तक सीमित होता है? वहाँ की जलवायु महासागरीय तरंगों के हिसाब से हमारी जलवायु भी डिपेंड करती है कि अगर महासागरीय तरंगें कैसी है, ठंडी है, तो हमारी जलवायु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वो क्या भूमि मतलब तल पर आकर के नहीं, भूतल पर आकर के कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है। दैट मीन्स पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। ऑफ कोर्स होती है। ताप संतुलन की तो बात की अभी पहले ही वाली जो बात बोली थी कि इसी के अकॉर्डिंग ताप का निम्न होना और उच्च होना भी हमारा क्या होता है, कई बार डिपेंड होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो किस किस को लग रहा था 7th क्लास के एनसीईआरटी में क्यों जो हमारा महासागरीय धाराएं हैं ये पढ़े हम? सही बताया ना, तो सबको लग रहा था। आधे लोग तो यहाँ बैठ के दवाइयाँ लेते रहते हैं कि 6th 7th की एनसीईआरटी चल रही है, क्या ही करना है। समझ आया क्या करना है? ये जो आपका जो ये बोरिंगनेस थी, ये थोड़ा सा मिटाने के लिए कल रात को मैंने 2 बजे तक शायद मेहनत की होगी, ये कुछ ही क्वेश्चन निकालने के लिए
क्योंकि पूरे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, फिर उसमें से पूरा रिलेट करना पड़ता है कि जितना हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो सिर्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझा करो। अब मैंने देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं का, इस पर मैंने लिख दिया है क्लास 7। आपको भी कुछ इसी तरीके से मेहनत करनी है, क्लास 7 में मिलेगा ये, ठीक है। मैंने अपनी बुक पे लिख दिया, आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आ जाए, कुछ लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कहाँ पे लिखा है मैम ने, हमें तो दिख ही नहीं रहा। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा लिखा है नेक्स्ट वाले में लिख दिया होगा, हाँ 21 में लिख दिया, ठीक है बेटा 21 में लिख दिया है। तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व मृदा निर्माण के सक्रिय कारक होते हैं। तो कौन से तत्व जो मृदा निर्माण, हमने बताया था मृदा निर्माण में कौन कौन से सक्रिय कारक होते हैं। तो देखो जलवायु भी होता है, जैविक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। जलवायु, जैविक पदार्थ, और हमारा समय से कोई मतलब नहीं होता, समय से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि समय हमने दे दिया 2 साल में मृदा का निर्माण हो जाएगा या 10 साल में मृदा का निर्माण हो जाएगा, ये समय पे डिपेंड नहीं करता है कुछ भी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी गुड, लगा हुआ है निशान, वेरी नाइस। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग को प्रस्तुत करता है, इसको जरा छोड़ दीजिए, आ जाइए अपना जलमार्ग पढ़ेंगे, ठीक है। जलमार्ग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी इसको, इस क्वेश्चन को। आंसर वैसे आपके पास लगा हुआ ही है, सेंट लॉरेंस नदी और लॉस एंजल्स, ये अभी अभी हम पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कहाँ से क्या आया है, ये है क्या। बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। टॉपिक हमारे पास क्या होगा, मानवीय पर्यावरण। बस्तियां, क्या क्या नाम है भाई, बस्तियां, संचार, परिवहन एवं, ठीक है, परिवहन एवं संचार। जो यहाँ से पढ़ के जाते हो, घर पे जाके कभी पढ़ते हो? सिर्फ पढ़ने से काम चल जाता है, मतलब याद हो जाता है? लिख के देखना पड़ता है ना। लिख के मैंने सिंपल सी बात बोली है, बहुत ही सिंपल, कि अगर आप कोई चीज यहाँ पढ़ के जा रहे हैं और उसको बिना देखे घर जाते हैं, अगर 2 बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको जल्दी से नहीं भूलते हैं। एक लॉन्ग टाइम के बाद भी जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा, ऑप्शन वाला का सामने आएगा, तो आप ऑप्शन लगा देंगे। ट्रस्ट में आप एक बार करके देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा आज जो पढ़ के आए हैं उससे नया आकर के पढ़ेंगे, आज जो पढ़ा एक टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट किया, ये घर पे करेंगे, 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उस टॉपिक से कोई फायदा नहीं है जहाँ से आप क्वेश्चन कोई नहीं कर पाए। कोई फायदा है उस टॉपिक से? कोई फायदा है उस रिलेशनशिप से जिसमें ट्रस्ट ही ना हो? नहीं ना। तो कोई फायदा है इस पढ़ाई से जिसमें कोई क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो? नहीं। अब समझ आया? समझ आया। तुम लोग को ऐसी वाली ज़्यादा समझ आती है, ठीक है भाई। हम जो बात कर रहे हैं इसमें सिंपल सी बात, जो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है वो बात की है इन्होंने प्रारंभिक मानव की, जो कि सभी लोग जानते हैं। प्रारंभिक मानव पूरी तरीके से अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर क्या था, निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। ये रहने के लिए गुफाओं की जगह देखता था, गुफाओं में रहता था और पेड़ों पर रहता था। लेकिन आज का मानव, जो कि आज का मानव है, आप लोग समझ सकते हैं ये क्या क्या कर सकता है। ये आधुनिक मानव है, और ये आधुनिक मानव क्या क्या कर सकता है, ये रहने के लिए बिल्डिंग देखता है, ठीक है ना। रहने के लिए बुर्ज खलीफा में जगह देखता है, बुर्ज खलीफा में फ्लैट मिल जाए, और खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छे संसाधन देखता, मतलब हमें ऐसे संसाधन मिलना चाहिए खाने पीने के लिए जो खाने पीने की वनस्पतियों से बेहतर। उसके बाद ये अगर हम देखें पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा, अगर हम आज के मानव को देखें, ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण में भी हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी करना पड़ता है। परिवहन को विकसित करने के लिए भी आधुनिक मानव को ही माना जाता है कि परिवहन विकसित कर दिए हैं। आज क्या है, अगर हम बहुत लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो भी 2 से 3 घंटे लगेंगे। वायु मार्ग को आप चुन लीजिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप जहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे में पहुँच रहे थे, वहाँ पे आप 2 या 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो परिवहन भी किसके द्वारा संपन्न हो पाया है भाई, किसके द्वारा संपन्न, आधुनिक मानव के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें
संचार एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में क्या हुआ है, एक क्रांति लेके आया है, एक क्रांति लेके आया। और कैसी क्रांति? ऐसी क्रांति कि आप यहाँ बैठे हैं इंडिया में और आप चाहें तो अंटार्कटिका वाले मानवों को भी बात कर सकते हैं। आप अंटार्कटिका में जो मानव है उनसे भी बात कर सकते हैं। अंटार्कटिका में कौन से मानव है मैम? रिसर्च सेंटर है भाई, तो वहाँ पे मानव नहीं है, क्या है? रिसर्च सेंटर है। कोई बात नहीं, साइबेरिया रूस की बात कर लेते हैं, उधर मानव है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब संचार की वजह से क्या हो पाया है, हमारा संपन्न हो पाया। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारे बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बस्तियों की बात की है इन्होंने सबसे पहले। किसकी बात की है? बस्तियों की बात की है। बस्तियाँ क्या है? बस्तियाँ जहाँ मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है उनको हम बस्तियाँ बोलते हैं। मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है उनको हम क्या बोलेंगे? बस्तियाँ बोलते हैं। ये बस्तियों का जो मतलब अगर हम देखें, इनका जो निर्माण हुआ वो नदी घाटियों के पास हुआ। कहाँ हुआ था? नदी घाटियों के पास। किनारे की बात करेंगे, नदी घाटियों के किनारे बस्तियों का क्या हुआ भाई? हाँ, क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें तो ठीक है, प्रारंभिक मानव अगर हम देखें तो प्रारंभिक मानव तो वृक्षों और गुफाओं के आसपास रहता था, लेकिन फिर भी ये नदी घाटियों के आसपास रहता था। नदी घाटी क्यों? क्योंकि नदी घाटी ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। कॉमन सेंस लगा के चलना, कुछ करना नहीं है। क्या मिलेगा? उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, पीने के लिए पानी मिलेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पीने के लिए पानी मिलने के साथ साथ जो भी मतलब जीव जंतु होंगे वो पानी की तलाश में उसी के आसपास ज़्यादा आएंगे, तो उनको शिकार करने के लिए, जैसे कि आखेटक थे पहले के जो हमारे, अगर हम मानव की बात करते हैं, आखेटक जैसे कि मतलब जो पशु पक्षी को मार करके उन भोजन इकट्ठा करते थे और वही खाते थे, तो आखेटक, तो नदियों के किनारे उनका आखेटक जो काम था वो भी सरल हो जाएगा। तो जो बस्तियों का निवास अगर हम देखें सबसे अधिक कहाँ पर पनपा? नदी घाटियों के किनारे। ये नदी घाटियों के किनारे छोटी छोटी बस्तियां जो पनपने लगी, इन्हीं को हमने सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया है? सभ्यता। और ये सभ्यता आप लोग सबसे पहले तो हम लोग कहाँ रहते हैं? सभ्यता। और सभ्यता का जो विकास हुआ है आप लोग देखेंगे, नील सभ्यता को पढ़ेंगे आप लोग, नील। उसके बाद वांगो, वांगी लिखा है इस एनसीईआरटी में, तो वांगी लिखना आप लोग। वांगो नदी कहाँ पर है? चाइना की है। और ये नील नदी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका की बात रहेगी दिमाग में, अफ्रीका की है। उसके बाद अपनी वाली कौन सी है? सिंधु नदी। इसके आसपास में ये सभ्यता का क्या हुआ था भाई? कुछ बोलेंगे नहीं, विकास हुआ था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है और ये अपना हिंदी वालों के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम बोलते थे। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसका स्थल हड़प्पा सबसे पहले मिला था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम रखा गया था। ठीक है भाई, ये तो थी हमारी सभ्यताएं। और सभ्यताएं में हम लोगों ने एक और सभ्यता है टिग्रिस, आप लोगों ने सुना होगा भाई, टिग्रिस सभ्यता। ये भी क्या है? इसी टाइम की सभ्यताएं हैं ये सब। एक टाइम था, उसी टाइम पे ये सारी सभ्यताएं पनपी थी और ये एक दूसरे से व्यापार भी करते थे। एक दूसरे से क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। लेकिन उस टाइम का जो व्यापार होता था कौन से मार्ग से होता था? समुद्री मार्ग से होता था। कौन से मार्ग से होता था? समुद्री मार्ग से होता था। सबसे पहले अपने इंडिया को अगर किसी ने खोजा तो वो भी कौन से मार्ग से खोजा है? समुद्री मार्ग से खोजा है। दैट मीन्स क्या है? प्राचीन मानव जो था, प्राचीन मानव की बात नहीं करेंगे वैसे, प्राचीन मानव तो छोड़ ही दे। आधुनिक मानव ने जो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से मार्ग का उपयोग करना शुरू किया था, तो वायु मार्ग, सॉरी जल मार्ग या समुद्री मार्ग, जल मार्ग या फिर समुद्री मार्ग का। ठीक है, चलिए आ जाइए। इस अगर हम बात करें, ये क्या है अपने पास? बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? एक तो होती है स्थायी, स्थायी और फिर अस्थायी। स्थायी बस्तियां कौन सी होंगी? स्थायी जहाँ पे लोग अपने रहने के लिए घर बनाएंगे। बनाएंगे और यहाँ
हाँ बोले। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम आखेट की बात करें, आखेट मतलब कौन होते हैं? जो हम 6th क्लास की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम आखेटों के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री, उसमें हम आखेट के बारे में पढ़ते हैं। तो आखेट होते क्या हैं? आखेट बोला गया है वह मानव जो अपने खाने के लिए भोजन की तलाश करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे आसपास की वनस्पतियों से या फिर जीव जंतुओं को मारकर। ठीक है, आखेट वाली जो हमारी जो बस्तियां होंगी वो कैसी होंगी? अस्थायी होंगी। आखेट वाली जो बस्तियां होंगी वो कैसी होंगी? अस्थायी होंगी। अच्छा, कुछ ऐसी बस्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक सेम चीज आ गई आखेट वाली में। खाद्य संग्राहक जो बस्तियां होती हैं वो भी कौन सी होती हैं? अरे कुछ बोल तो लिया करो। ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब होता है? जंगलों को काट काट कर एक जगह पे इन्होंने खेती करना शुरू की। कुछ टाइम के बाद वहाँ की उर्वरकता खत्म हो जाती है और फिर ये दूसरा प्लॉट बना लेते हैं। किसके लिए? खेती के लिए। ये तो था अस्थायी वस्तुओं के बारे में। स्थायी वस्तुओं के बारे में हमने देखा जो लोग अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं वो स्थायी बस्तियां हैं। आप सभी लोग स्थायी बस्ती में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप सभी लोगों ने अपने लिए घर बना रखा है। कोई किराए पे रहता है तो वो ये सोचता है कि आज ही मैं इतना पैसा आ जाए कि बुर्ज खलीफा में प्लॉट ले लूँ, मतलब एक फ्लैट ले लूँ, है ना। तो ये हमारा क्या है? ये स्थायी बस्ती का है, स्थायी निवास के लिए हमारा। हम अपने अड़ोस पड़ोस का प्लॉट खरीद के डालते हैं, ये हम क्या कर रहे होते हैं? स्थायी बस्ती के लिए निर्माण कर रहे हैं, स्थायी बस्ती का विकास कर रहे हैं। तो स्थायी बस्तियां और हम लोग को हमने समझा क्या? अस्थायी बस्तियां। अस्थायी कौन कौन से होंगे? खाद्य संग्राहक होंगे, आखेटक होंगे, ये सब क्या करेंगे? अस्थायी बस्तियां बनाएंगे। आज ये इसमें खानाबदोश भी आते हैं। खानाबदोश क्या होते हैं? एक टाइम पे कहीं रह रहे हैं, वो झुग्गी डालते हैं अपना और कुछ दिन वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे मांगेंगे और जिस भी तरीके से उनको खाना है वहाँ पे खाएंगे। उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद दूसरी जगह वो सिमट के वहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इनको हम खानाबदोश बोलते हैं। इनकी बस्तियाँ भी कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। अब स्थायी बस्तियों में हमारे पास दो तरीके की बस्तियां आती हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रामीण और एक शहरी। एक ग्रामीण और शहरी। चलिए, ग्रामीण और शहरी क्या होता है? ग्रामीण बस्तियां और दूसरा है हमारे पास शहरी बस्ती। ग्रामीण बस्तियां दैट मीन्स गांव की बस्तियों को हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण बस्ती बोलेंगे। गांव की बस्ती को हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण बस्ती बोलेंगे। कुछ और भी बता सकते हैं आप ग्रामीण बस्ती के बारे में? हाँ जी। यहाँ पर विकास कम होता है। विकास यहाँ के लोग बोलते हैं शहरों में मुकाबले थोड़ा कम। ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है सघन और एक क्या होती है? प्रकीर्ण। सघन ग्रामीण बस्तियां सघन होती हैं और प्रकीर्ण होती हैं। सघन कौन सी होती हैं? जिसमें घर बहुत ही पास पास बने होते हैं, वो सघन बस्तियां होती हैं। हमारे जो गांव है वो सघन बस्तियां हैं। कैसे बस्तियां हैं? सघन बस्तियां हैं। जो प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं, ये कौन सी बस्तियां होती हैं? जिसमें घर जो है दूर दूर बनाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि एक घर वहाँ बना है, एक वहाँ बना है, एक उस पहाड़ पे, एक इस पहाड़ पे। तो दैट मीन्स पठारी क्षेत्रों में ये जहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर होती है। कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में क्या होता है? ये घने जंगल होते हैं। घर क्या है? दूर दूर बनाए जाते हैं। घने जंगलों में भी आप लोगों ने ऐसा अपने टाइम पे तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग सभी मूवी तो देखते ही हैं। आप लोगों ने कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी। बॉलीवुड में तो खैर क्या ही बताएं हम तुम्हें, हीरो हीरोइन से बाहर ही नहीं निकलते। हॉलीवुड मूवीज की बात अगर हम करें तो हॉलीवुड मूवीज में थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जंगलों में कुछ आग लग गई, कभी अमेजोन जंगल के ऊपर बना देते हैं, कभी बर्मुला ट्रायंगल के ऊपर बना देते हैं वो लोग। तो थोड़ा प्रकृति के पड़ोस में आने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने कभी कभी ऐसे कुछ मूवीज में देखा होगा कि जंगलों में जब कुछ लोग घुस जाते हैं तो देखते हैं कि जंगलों में उन्हें मतलब रहने की जगह भी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर पर घर बने हुए होते हैं। तो जंगलों में भी दूर दूर घर बनते हैं, तो इसको प्रकीर्ण बस्ती बोलेंगे। कहाँ पे बनेंगे? पर्वतों पर दूर दूर घर बनते हैं। ये तो आप सभी ने देखा है, अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है कि पर्वतों की ढाल पर क्या होता है?
होते हैं, दूर दूर घर बने हुए होते हैं। उसी हिसाब से हम देखेंगे पर्वतों की ढाल पर हो गया, जंगलों पर हो गया। और एक और चीज़ बोला, कठोर जलवायु, जहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर होती है। कठोर का मतलब क्या है? रेगिस्तान है, अगर रेगिस्तान है वहाँ की जलवायु कैसी होगी? बहुत ही गर्म है, बहुत ही कठोर है। तो सारे लोग पास पास नहीं रहते हैं, रेगिस्तान में भी जो घर बनाए जाते हैं वो थोड़ा दूर दूर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारा प्रकीर्ण बस्ती और वो हो जाएंगी सघन बस्ती। बात क्लियर हुई? अब अगर हम बात करें शहरी बस्तियाँ, ये दो तरीके की होती हैं, एक तो नगरीय बस्ती और एक दूसरी होती है शहरी बस्ती। नगर और दूसरा होता है शहर। नगर शहरों से थोड़े छोटे होते हैं और शहर नगरों से थोड़े बड़े होते हैं, सिर्फ इतनी ही बात है। बस यहाँ के बारे में जो बताया गया है वो ये बोला गया है शहरी बस्तियों के बारे में, जो नगर और शहर है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? मानव यहाँ के क्या है? व्यवसाय में व्यस्त हैं, ठीक है, कार्यरत हैं। किसमें? व्यवसाय में, किसी न किसी व्यवसाय को कर रहे हैं वो, या फिर किसी भी तरीके से वो अपने कार्य में कार्यरत हैं। इनको ज़्यादा मतलब दूसरी चीज़ों से ज़रूरत नहीं होती। जो खाद्यान्न है हमारा, वो कौन देते हैं हमें? ग्रामीण बस्तियाँ देती हैं। जो भी खाद्यान्न है वो कौन देता है हमें? ग्रामीण बस्तियाँ देती हैं, ठीक है ना। और ये ग्रामीण बस्तियों से हम समझ लिए कौन कौन सी ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं। अब ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है? जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं ये सघन होती हैं और कैसी होती है? प्रकीर्ण होती है। सघन मतलब पास पास, प्रकीर्ण मतलब दूर दूर, इतनी याद रखनी है। सघन याद रहेगा तो प्रकीर्ण याद ही रहेगा। अब जो ये ग्रामीण बस्तियाँ हैं ये अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, मतलब अपना जैसा जलवायु है, जैसा वहाँ का पर्यावरण है, उसके अकॉर्डिंग ये घर बनाते हैं। जैसे कि जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जहाँ पे ग्रामीण बस्तियों में वर्षा अधिक होती है, वहाँ की छतें थोड़ी ढाल वाली बनाई जाती है ताकि पानी क्या हो जाए? निकल जाए। वर्षा अधिक होगी तो हमारा घर कैसे बनाएंगे लोग? छत कैसी बनाएंगे? ढाल वाली बनाएंगे। और जहाँ पे पानी का जमाव होता है, पानी का जमाव मतलब नीचे पानी जम जाता है, पानी का जमाव अलग चीज़ है, वर्षा अलग चीज़ है। पानी का जमाव होता है वहाँ पे ये लोग प्लेटफॉर्म या सिल्ट के ऊपर घर बनाते हैं। प्लेटफॉर्म या सिल्ट मतलब पहले वो लोग नीचे मतलब ऐसे पिलर बना करके ये सिल्ट बना लेंगे, उसके ऊपर ये प्रॉपर घर बनाते हैं। जैसे इस मेज को आप सिल्ट या फिर आप मान सकते हैं प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं। तो जहाँ पे पानी का जमाव होता है वहाँ पे वो सिल्ट या फिर क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाएंगे। वर्षा अधिक है तो ढाल वाले छत बनाएंगे। तीसरी चीज़, अगर वहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म है, जलवायु कैसी है? बहुत ही गर्म है, तापमान बहुत अधिक रहता है, तो वहाँ पे मिट्टी की मोटी दीवार वाली मतलब मोटी दीवार के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की होती हैं। 2 दिन पहले ये एग्जाम्पल हमने भी दिया था जब हम क्या पढ़ रहे थे? शहर के कुछ ऐसे सेल पढ़ रहे थे जिनसे क्या होती है? जो सूर्य की ऊष्मा है वो आने के बाद जब बाहर नहीं जा पाती, उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, तो वो हमने शहरी बस्तियों का आप लोग को एग्जाम्पल दिया था। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वो कंक्रीट के बने हुए होते हैं। मैंने बोला था कि कंक्रीट के बने होने के चक्कर में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है नगरों में। आप गाँव में आइए और गाँव में किसी मिट्टी के घर में बैठ जाइए, आपको बहुत सुकून मिलता है। एक बंगलो बना हुआ है अंदर और बंगलो के बाहर उन्होंने पार्क बना रखा है और पार्क में एक छोटा सा मिट्टी की दीवार का और फूस वाला वो लोग स्टाइल में बनाते हैं, उसके अंदर 4 चेयर डाल देते हैं, उसके अंदर बैठने में बहुत सुकून है, ठीक है, बहुत सुकून मिलता है। कभी आप शायद बैठे हों, वैसे आप बहुत ही महान हैं, अंग्रेज टाइप के लोग हैं, कहाँ बैठे होंगे? कभी आप मिट्टी की दीवार वाले घर में कोठली जिसको बोलते हैं, वो रूम को ट्रांसलेट कर रहा होता है, रूम को कोठली बोलते हैं, उन कोठली में कभी बैठ के देखना। लोग पहले के लोग के पास तो एसी नहीं थी, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे? वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते थे, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते थे और वो भी शीत कटिबंध क्षेत्र में रहते थे, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास कोई पंखा नहीं था, कोई भी एसी नहीं थी, कोई कूलर नहीं चलता था उनका पानी डाल के। क्या होता था? मिट्टी की मोटी दीवार बनाते थे वो लोग और फूस की छत होती थी उसमें। अगर कहते नहीं है, ऐसा फील भी करा है मैंने, मैं खुद बैठी हूँ, जब उनके रूम में बैठो ना, रूम जिसको वो कोठली बोलते थे, रूम में बैठो तो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा मतलब फील होता है। और साथ में उन्होंने जो पोत रखा होता है उस कोठली को, या फिर हम घर की बात करें तो वो पिंडोल से पोता होता है, काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसकी मध्यम मध्यम खुशबू के साथ जो आप उसमें बैठेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। कभी मिले किसी का घर तो बैठ के देखना। आप लोग को क्या लगता है? यूपीएससी में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो सिलेक्शन, दूसरा हमारे पास रैंक, और रैंक के साथ हमारे पास सर्विस जो अलाउड होती है, लोग अपने अपने हिसाब से सर्विस लेते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा वो जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आएगा, वैसे मेरी फेवरेट है, हाँ बोलो 2-4 के नाम। 5 रैंक जिसकी आई थी अभी 2020 में, सृष्टि जैनमुख को आपने देखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी वो कार्यरत रहती हैं वो कैसे क्षेत्रों में रहती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये उनका अपना
चूज़ की हुई सर्विस होती है, तो आप लोग को भी चूज़ करनी होगी। तो देखिएगा आपको कैसे चूज़ करनी है, ठीक है ना। तो सर्विस अकॉर्डिंग टू द रैंक भी मिलती है और कई बार आपके अकॉर्डिंग भी सर्विस मिलती है, और कई बार क्या होता है खुद से सर्विस अलाउड की जाती है, ठीक। तो उनका मन होगा ग्रामीण क्षेत्र में वर्क करना, तो उन्होंने उस हिसाब से सर्विस ली है, ठीक है। आ जाइए आप लोग, सारी चीज़ें मैंने बता दी। परिवहन में आ जाइए। परिवहन क्या होता है? परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन होता क्या है? ये लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का साधन होता है। आप जैसे लोगों को और आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का क्या होता है भाई? साधन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन। ये क्या है? आप लोगों को और आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का सिर्फ साधन है। इन्होंने थोड़ा सा प्राचीन समय से हर चीज को जोड़ने की कोशिश की है। इन्होंने बोला है कि जब प्राचीन मानव था वो अपने सामान को या खुद को ढोने के लिए क्या करता था भाई? बहुत ही समय लगाता था एक जगह से दूसरे जाने के मतलब स्थान पर जाने के लिए इसको बहुत ही समय लगता था। अपने सामान को ले जाने के लिए बहुत ही सारी कठिनाइयां झेलना पड़ती थी। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ और एक क्रांति आ गई, और क्रांति के साथ साथ आप देख रहे हैं आज क्या आ गया? उसी पहिए के आविष्कार से आज क्या आ गया है? वायुयान तक आ गया है, ठीक है ना। क्या आ गया है भाई? वायुयान। हमने पहिया ही गायब कर दिया, ठीक है भाई। हमने क्या किया? पहिया ही गायब कर दिया, हमने सीधे उड़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक आप सोच सकते हैं किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कितनी कठिनाइयां होती होंगी। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो परिवहन का इतना मतलब सुविकसित, अगर हम देखें सुविकसित तरीके से इतना विकास हो गया है कि आज परिवहन में हम लोग परिवहन के 4 साधन देखते हैं। कौन कौन से साधन है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। 4 हमारे साधन है। कौन किसके? परिवहन के। इन्होंने एक दो चीज और बोली है, वो हम बात करेंगे। इन्होंने बोला है हमारे देश में जिस तरीके से सामान ढोने के लिए हम लोग ऊंट का प्रयोग करते थे, या फिर हमने बात की है, इन्होंने बात की है खच्चर की। और खच्चर और गधा में आप लोग को बिल्कुल डिफरेंस पता ही होगा। मैंने खच्चर और गधे के बारे में समझाया था आप लोग को, खच्चर क्या होता है और गधा क्या होता है ना। तो खच्चर और गधे का और ऊंट का प्रयोग करते थे। उसी प्रकार से इन्होंने बोला चीन में हम किसका यूज करते थे भाई? या लामा का यूज करते थे, सॉरी लामा का। चीन में लामा का यूज करते थे और तिब्बत में याक का यूज करते थे। उसी प्रकार से कहने का मतलब ऊंट से जिस प्रकार से हम सामान ढोते हैं वैसे ही लोग चीन में किससे ढोते थे भाई? लामा से ढोते थे। और अगर हम बात करें अपने ऊपर तिब्बत था, तिब्बत में वहाँ पे लोग कैसे सामान ढोते थे? तो वो लामा याक से ढोते थे। कैसे ढोते थे? याक से। ये इन्होंने थोड़ा सा प्राचीन समय को जोड़ने की कोशिश की है। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। लामा इज इक्वल टू आगे देगा, मतलब लामा के बारे में आगे दे देगा। कौन सी जगह है लामा की? बोलो भाई। चीन। हाँ भाई चीन। बोलने पे चुप हो जाते फिर भी नहीं बोलते चीन। उसके बाद हमें दे देगा याक जो कि तिब्बत। हाँ ऊँट दे देगा, ऊँट नहीं देगा, ऊँट खच्चर दे देगा। खच्चर आधे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो खच्चर इंडिया। और बोल देगा कौन सा सही सुमेलित है। क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता? अभी हमें लग रहा है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, बहुत ही सीना चौड़ा है कि हम तो लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जब आता है ना तो तुम्हारी सबकी तुत्ती बोला देता है ना। उस टाइम पे जब आता है तो सब 2 से 3 घंटे ही मायने रखते हैं आपकी पूरी लाइफ को देखने के लिए। तो ठीक है, तो एक भी चीज़ को छोड़ते हुए नहीं जाना है। आ जाइए, अगर हम बात करें पहले के समय में जल मार्ग था जिसमें कि लोगों को सालों लग जाते थे अपने देश में आने के लिए। आज वही जल मार्ग का यूज ना करके हम वायु मार्ग का यूज कर सकते हैं। यूरोप से इन्होंने बोला है, यूरोप से भारत आने में जहां पहले सालों लगते थे, आज 6 से 8 घंटे का टाइम लगेगा। हम यूरोप से भारत आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जहाँ दिल्ली जाने के लिए इतने घंटे लगाते थे जब हमारा टाइम हुआ करता था, तो हम 7 से 8 घंटे लगा दिया करते थे। एट प्रेजेंट हम सोचते हैं अभी हमें दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो हम फ्लाइट पकड़ेंगे, 21 मिनट में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब तो जाने का मौका ही नहीं मिलता। अब तो तुम्हारे साथ जिंदगी है, सब खत्म है। परिवहन की बात कर रहे थे, इसके हम 4 साधन जो मुख्य साधन हैं उनकी बात करेंगे।
चार मुख्य साधन कौन कौन से हैं भाई? तो सड़क मार्ग की बात करें। सेकंड पर हमारे पास क्या है? रेल मार्ग। सॉरी, रेल मार्ग। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जल मार्ग, उसके बाद वायु मार्ग। ये चार साधन क्या है भाई? हमारे परिवहन के मुख्य साधन हैं जिसको हम देखते हैं। सड़क मार्ग क्या है? ये अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये अंतरराज्यीय है। कैसा है भाई? अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय में आई थिंक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो अंतरराज्यीय दूरी तय करने के लिए या यातायात के लिए हम किसका यूज करते हैं? सड़क मार्ग का यूज करते हैं। राज्य के अंदर, कहने का मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अगर आपको कहीं घूमना है तो आप सड़क मार्ग का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहें नहीं मैं तो सड़क मार्ग से ही अफ्रीका जाऊंगी या जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जाएंगे या जाएंगी या जाएंगे भैया, जो भी सही, आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा। वो घूमना पता है कितना सा? बस थोड़ा सा है। आप इंडिया से निकलेंगे, पाकिस्तान में पहुंचेंगे, अफगानिस्तान में पहुंचेंगे, उसके बाद आप मतलब कहाँ पहुंचेंगे भाई? अफगानिस्तान के पास पहुंचते हुए आप लोग वहाँ उधर चले जाइए तुर्की वगैरह में, तुर्की के आसपास से आप लोग लाल सागर में तो प्रवेश करना पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, लबड़ता वहाँ की कम, मतलब देख रहे हैं ना। लाल सागर के बाद हम लोग अफ्रीका में पहुंचेंगे। ठीक है, कोई और साधन नहीं है अफ्रीका में पहुंचने का। तो सड़क मार्ग से ऐसे जिद्द नहीं करनी है किसी से कि हम सड़क मार्ग के द्वारा यूरोप जाएंगे और सड़क मार्ग के द्वारा ही अफ्रीका जाएंगे। ठीक है, चलो। तो सड़क मार्ग क्या है? अंतरराज्यीय। ये अंतरराज्यीय यातायात को मतलब पूरा करने के लिए सड़क मार्ग का हम बोल सकते हैं। सड़क मार्ग एक सस्ता साधन है, बहुत महंगा साधन नहीं है, ये सस्ता साधन है। सड़क मार्ग की हम बात करते हैं तो ये दो तरीके की होती है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। पक्की सड़क आप लोग आते हैं जो ठंडी रोड पे, जो बहुत ही मजा आता है आपको, जो वायु आपसे छू के जा रही होती है और आप थोड़ा कुछ फील कर रहे होते हैं, वो है पक्की सड़क, जो आपको फील कराती है कि आप जैसे ऑडी में बैठ के सीधे रडर के साथ चले जा रहे हैं। ठीक है, पक्की सड़क जिसमें आपकी, कहते हैं ना लोग बहुत ही अलग अलग भाषा यूज करते हैं कि अंतड़ियां बाहर आ गई, वो है कच्ची सड़क। ठीक है ना, कच्ची सड़क में आपको खड्डे मिल सकते हैं, बहुत गहरे गहरे पत्थर मिल सकते हैं, कंकड़ी मिल सकती है, बालू मिल सकती है। ठीक है, बालू भी मिल सकती है, रेत भी मिल सकती है। ये सब किसके होंगे भाई? कच्ची सड़क के। पक्की सड़क क्या होती है? आप लोग समझ गए होंगे, डंबल से पड़ी हुई रोड को अपना इंडिया वाले क्या बोलते हैं? पक्की सड़क बोलते हैं। एक अपने पास खरंजा भी होता है, वो इसने बोला नहीं है तो अपना नहीं समझे। खरंजा समझ रहे हैं ना सब? ठीक है, सारे इंडिया वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खरंजा मतलब ईंटों से बड़ा हुआ वाला होता है। आज वाली ईंटें नहीं, वो जो डिजाइन वाली आ गई है सीमेंट की। पहले वाला खरंजा अलग होता था, उसका बीच वाला पार्ट बड़ा ऊंचा होता था और वो ऐसे होता था, वो चला ही नहीं पाते थे, उस पर कुछ चलाते थे तो, है ना। तो वो वाला खरंजे की बात करें हम, जो लाल ईंटों से बना होता था। चलिए अब बात करते हैं कच्ची और पक्की सड़क की बात कर ली हमने। भूमिगत कहने का मतलब भूमि के अंदर जो सड़क मार्ग होता है उसको हम सबवे बोलते हैं, ये याद रखेंगे थोड़ा सा। क्या बोलेंगे भाई? भूमि के अंदर जो सड़क होगी उसको हम सबवे बोलते हैं। और भूमि के बाहर जो हम मतलब उत्थिल स्थानों पर बनाते हैं उसे हम फ्लाईओवर बोलते हैं। ये तो सभी को पता है आजकल। फ्लाईओवर हमारे पीलीभीत में भी बन गया है। तो फ्लाईओवर किसको बोलते हैं भाई? सड़क मार्ग, ऐसा सड़क मार्ग जो उत्थिल स्थानों पर बनाया जाता है, मतलब ऊंचे स्थानों पर बना दिया जाता है, उसे हम फ्लाईओवर बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी में हम लोग देखेंगे सड़क मार्ग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी में कल मैंने देखे जो मिले मुझे, लेकिन यहाँ से रिलेटेड नहीं थे। कहने का मतलब यहाँ से हमसे सॉल्व नहीं होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कई बार यूपीएससी ने पूछा है। स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? सड़क मार्ग ही है ऐसा? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सड़क मार्ग है, इंडिया का सड़क मार्ग। हाँ, वेरी गुड। ऊपर क्या आता है अपना? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये बना लो, आप सी बना लेना, कोलकाता और चेन्नई, CH। ये स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है और ये क्या है? सड़क मार्ग है। ठीक, हम शांत तो सब शांत, हम देखना चाहते बोल कौन रहा है। ठीक, ये क्या है भाई? सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग को समझ लिए। दो तरीके की होगी, ये भी समझ लेना। ये कच्ची होगी, कच्ची आप लोगों ने समझ ली है। एक पक्की होगी, पक्की। कभी लिखने को आएगा तो सारी चीजें ऐड करेंगे, खरंजा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना था सिर्फ। ठीक, वो ऐड नहीं करेंगे। कच्ची और पक्की में वो कच्ची वाली में आ जाता है। ठीक है, और कच्ची और पक्की दोनों सड़क को आप लोग को याद रखना है। सबवे वगैरह का भी यूज कर लेना है, वहाँ पे फ्लाईओवर का भी यूज कर लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बुद्धि कितनी तेज चलती है। आगे बढ़ते हैं।
रेल मार्ग की बात करते हैं। रेल मार्ग, रेल मार्ग क्या है? ये सबसे सस्ता साधन है किसी भी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का। कोई भी बहुत भारी सामान होता है, हम लोग कहते हैं कोयला आ रहा है, दूसरे देश से भी आता है हमारे पास। कोयला का जो आयात हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं? वायु मार्ग से थोड़ी करते हैं, किससे करते हैं? रेल मार्ग से करते हैं। तो सबसे भारी सामान भी किससे होता है? रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, और ये सबसे सस्ता साधन है। कैसा साधन है? सबसे सस्ता। तो सबसे सस्ते की अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाता है हमारे पास? रेल मार्ग आ जाता है। उससे भी सस्ता हमारे पास जल मार्ग आता है, ठीक है। सबसे सस्ता हमारे पास वैसे जल मार्ग आता है, लेकिन दूसरा सस्ता अगर हम देखें तो हमारा जल मार्ग से आजकल हम यात्रा नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू मतलब पीपल्स, हम लोग के अकॉर्डिंग किस मतलब कौन सा सबसे सस्ता हो जाएगा? रेल मार्ग, रेल मार्ग हो जाएगा। अब इन्होंने पुरानी बातें वही बोली हैं जो कि बोलना नहीं चाह रहे। देखो, डीजल एंड पेट्रोल के इंजनों ने पुराने जो भाप के इंजन थे उनका स्थान ले लिया, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। डीजल वाले इंजनों ने या फिर इलेक्ट्रिक जो इंजन है उन्होंने किसका स्थान ले लिया? पहले भाप का इंजन चला करता था, उसका स्थान ले लिया। ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं, ये सब मत याद रखो। एक चीज़ याद रख लो कि भारत का जो रेल मार्ग है वो एशिया का सबसे बड़ा सुविकसित रेल मार्ग है। एशिया का सबसे बड़ा सुविकसित रेल मार्ग है। कौन सा मतलब मार्ग? रेल मार्ग कहाँ का? भारत का। भारत का सबसे बड़ा है पूरे एशिया में। भारत का सबसे बड़ा है पूरे एशिया में। कहाँ चले जाते? भारत का सबसे बड़ा है एशिया में, ठीक। रेल मार्ग के नीचे लिखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेल मार्ग की बात हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, एक रेल मार्ग की बात की है इसने बोला है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। इसको आप लोग चाहे स्टार लगाइए, चाहे चांद लगाइए, चाहे तारे लगाइए, लेकिन याद रखना है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग के बारे में बात कर रहा है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लिखिए पहले, कहाँ से कहाँ तक ये भी बताते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कोई नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हो तो मत करिएगा, क्योंकि नोट्स हम सेंड करेंगे, लेकिन रफ में आप लोग सब कुछ लिखते चला करिए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग, हाँ, पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर, पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर पर स्थित, प्रशांत महासागर तट पर स्थित लिखना, तट ये तो फिलहाल याद भी रहना चाहिए। तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक है शायद, हाँ तक है, ठीक है। अब ठीक, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कहाँ से जा रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ तक जा रहा है? व्लादिवोस्टॉक। 2-3 बार अगर बोलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा है? इसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन। रूस के ऊपर वाले पार्ट को हम वैसे भी साइबेरिया बोलते हैं। अब ट्रांस याद रख लीजिए, ट्रांस हिमालय है तो हिमालय से ऊपर वाला भाग ट्रांस है, तो ऐसे रूस का ऊपर वाला भाग हम ट्रांस बोल देंगे कि रूस से भी पार का है, तो ट्रांस साइबेरियन याद रख लीजिए। क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है। दूसरी चीज, इसमें वर्क क्या रहेगा आपका? दोनों जगह को जा करके मैप में जो आपकी एटलस है उसमें निहार लेना कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जो ये रेल मार्ग है, ये इतना लंबा रेल मार्ग है, इसके 7 दिन लगते हैं इसको पूरा करने में। ये कंप्लीट एशिया को ही कवर अप कर लेता है, पूरे रूस को कवर अप करता हुआ जा रहा है प्रशांत महासागर में। तो कहने का मतलब आधे से ज़्यादा एशिया को ये कवर अप कर लेता है, ठीक है। 7 दिन लगते हैं पूरे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने में, ठीक। चलो, ज़्यादा चीज़ें याद मत रखना, ये आगे आगे चलेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। चले आगे। एक मिनट, पानी कैसा? अरे बाबा, पानी ठंडा पानी तो नहीं, गला बैठ जाता।
जलमार्ग की बात करते हैं भाई। ये एक तो होता है अंतर्देशीय और एक होता है समुद्री। जलमार्ग कौन कौन से होते हैं? अंतर्देशीय और एक होता है समुद्री। अंतर्देशीय का मतलब तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जो नदियों से जो जलमार्ग हम लोग देखते हैं तो वो सारे क्या होंगे? अंतर्देशीय होंगे। और समुद्री जलमार्ग क्या होते हैं? पत्थरों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? पत्थरों से जुड़े होते हैं। अंतर्देशीय की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं अपने इंडिया में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे ही हमने चीन में गंगा हाँ गंगा नदी, वो सारी चीजें इतना ही है। बोलने को हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वही है, हम लिमिटेशंस है हमारे पास ये एनसीईआरटी की, तो इसी एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया है हुआंगहो नदी, जो कि चीन की है। तो हुआंगहो नदी को देख सकते हैं आप लोग। ग्रेट लेक की बात की है इसने। ग्रेट लेक कहाँ पे मिलता है हमें? अमेरिका। तो अमेरिका में एक इन्होंने अंतर्देशीय में बात की है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक जो कि अमेरिका में है। हमने कुछ लेक्स बनाई थी अमेरिका यहाँ बनाने के बाद में। आप लोग को लेक्स याद है? चलो बना लेते हैं। अमेरिका है। कौन सा अमेरिका है? उत्तरी वाला है, ये उत्तरी वाला है। इसमें कुछ हमने लेक बनाई थी, थोड़ा सा आपको याद होगा। यहाँ एक लेक बनाई थी, यहाँ एक लेक बनाई थी, यहाँ एक लेक बनाई थी। दिस वन याद है? कौन कौन सी थी? ये क्या थी? चुप कर जाओ तुम। ये क्या थी? ये पूछ रहे हैं पहले। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और ये क्या थी? ग्रेट सॉल्ट सिटी। यहाँ पे पिनिपेग, सुपीरियर और ह्यूरन। ये कुछ झीलें हमने देखी थी। यहाँ पर एक नदी बनती है मिसिसिपी, ये भी हमने देखा था। यहाँ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, जिसमें हमने बोला था कैरेबियन सागर, और ये कैरेबियन द्वीप कहलाते हैं, तो इनको हम कैरेबियन सागर बोलते हैं। ये याद कौन करेगा भाई? हम करेंगे। तो कब करेंगे? कब? मुहूर्त निकलवाया पंडित जी से, निकलवाओ, थोड़ा जल्दी करो। पेपर बहुत दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब यूपीएससी आने वाला है। ठीक है, कब हो रहा है इस बार पेपर? 28 तारीख को। कौन सी 28? मई 2023। बहुत दिन थोड़ी ना है, बहुत दिन नहीं है। 7 से 8 महीने बचे हैं। कुछ भी नहीं होते हैं 7 से 8 महीने, और आप लोग अभी भी मजे में जी रहे हो। मजे लेते लेते रहोगे तो पेपर के टाइम आपके मजे ले लेगा पेपर। ठीक है, वो ऐसे मजे लेगा कि आप लोग जिंदगी भर, फिर वो होती है हमें अगर हमारा टाइम वाइम निकल गया, तो आप लोग ऐसे मजे मत लो। ठीक, ये अपना था। तो ग्रेट स्लेव की बात की, ग्रेट सॉल्ट की बात की है उसने, मतलब नदी झील की बात की है। बात क्लियर होती है यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, हमने बात की किसकी? समुद्री जो जलमार्ग होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? पत्थरों से जुड़े होते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं, कौन कौन से दिए हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। थोड़ा शांति बनाए रखना, और इन सबको याद करना है, आपको याद करना है। अभी तो थोड़े से मिल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अभी से याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक, चलो नीचे से हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। सिडनी की बात की है इसने। सिडनी एक इसने क्या बताया भाई? जलमार्ग, जो कि हमने पत्तन बताया है इसमें। एक बंदरगाह सिडनी की बात की है। एक इसके ऊपर बर्फ मिल जाएगा, इसने बात नहीं की है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, बर्फ मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाइए अफ्रीका में कौन कौन सा बताया उसने? टर्बन बताया है, और एक और बताया है। कौन सा? टर्बन और केप टाउन।
क्वेश्चन किया था जब यूपीएससी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे हम पिछले लास्ट में, यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट था, और उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि एशिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो हमने लगाया था मुंबई। एशिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो वो हमने लगाया था मुंबई। तो आंसर मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे, क्वेश्चन मिल रहे हैं ना यूपीएससी के, बस इसी तरीके से करते रहेंगे। एशिया के बाद हमारा है यूरोप। यूरोप में इन्होंने एक बताया लंदन, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका में इन्होंने कौन सा बताया भाई, उत्तर अमेरिका न्यूयॉर्क, और दूसरा इन्होंने बताया लॉस एंजल्स के बारे में, लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस। दक्षिण अमेरिका में इन्होंने एक ही बताया है जो रियो डी जेनेरियो, एक ही बताया, वैसे बहुत सारे हैं, हम आपको लिखा सकते हैं लेकिन थोड़े लिमिटेशंस के साथ चलेंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी ने बोला है आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन नहीं डालना है, इतना करते चलिए, इतना भी करते चलेंगे, जब हम 12th तक पहुँचेंगे आप खुद फील करेंगे आपको बहुत कुछ आ रहा है। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात हो जाती है इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ ढूंढे हम इनको, है ना, हम ढूंढे कहाँ इनको, तो चलिए ढूंढ भी लेते हैं एक बार। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में, आप दक्षिण में देखिए, दक्षिण पश्चिम में सिडनी मिलेगा आपको, और दक्षिण पश्चिम में आपको सिडनी मिल जाएगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में आपको पर्थ मिल जाएगा। उत्तर पश्चिम तट पर कौन सा मिल जाएगा, पर्थ मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम तट पर कौन सा मिल जाएगा, सिडनी मिल जाएगा। दूसरा अफ्रीका का डरबन कहाँ देखें और केप टाउन कहाँ देखें, तो अफ्रीका का डरबन और केप टाउन बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिणी नोक पर है, और दोनों आगे पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे, केप टाउन भी और दूसरा क्या है हमारे पास, डरबन भी। और इसी डरबन नाम से एक और पत्तन आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो उसके उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है, डरबन नाम से ही है। अब चलिए आ जाइए, एशिया में सिंगापुर तो आप लोग जानते ही होंगे, आधे लोग का तो सपना होता है सिंगापुर जाएंगे, थोड़ा कुछ बन जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, सिंगापुर घूम के आएंगे। तो सिंगापुर और मुंबई कौन नहीं जानता भाई, जानते हैं? सिंगापुर जनवा देते हैं, इधर आ जाए। सिंगापुर कहाँ है भाई, ये रहा सिंगापुर, कहाँ पड़ता है ये, सिंगापुर जो है सुमात्रा, ये जो सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वीप पर नीचे लटका हुआ छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगापुर बोलते हैं। सिंगापुर के अगर पश्चिम में आप देखेंगे सुमात्रा देखने को मिलेगा, और पूर्व में आप देखेंगे तो ब्रुनई और बोर्निया देखने को मिलेगा। छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपका सुमात्रा के नीचे चले जाएंगे जावा आ जाएगा, ठीक है, तैमूर सागर वागर सब कुछ मिल जाएगा, और नीचे सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। चलिए आ जाइए, यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो लंदन कौन नहीं जानता, हम छोटी छोटी बात पे बोलते हैं कि लंदन जाना है क्या, इतनी जल्दी क्या बात की, हाँ कर तो ऐसे रहे जैसे लंदन से आए हो। तो ये लंदन है कहाँ भाई, यूरोप में, लेकिन कहाँ, यूरोप तो बहुत बड़ा है, लंदन कहाँ है, फ्रांस से ऊपर, ब्रिटेन में लंदन है भाई, ढूंढना है इसको जा करके, बहुत ही छोटी सी बात है। उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क बता दे रहे हैं हम आपको, लॉस एंजल्स बता देते हैं। उत्तरी अमेरिका है किधर, इधर ही आ जाओ, ये न्यूयॉर्क तो मुझे देखने को दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इस साइड में न्यूयॉर्क है और इस साइड में लॉस एंजल्स है। आप लोग ढूंढेंगे यहाँ पे, ये जो एरिया दिख रहा है लॉस एंजल्स का एरिया दिख रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लॉस एंजल्स, आपको देखने को मिलेगा, पता है कहाँ जाके, मैं बताती हूँ। आपके पास सभी के पास एटलस होगी, एटलस है, एटलस में जब आप उत्तरी अमेरिका खोलेंगे तो वहाँ पे लॉस एंजल्स देखने को नहीं मिलेगा। उत्तरी अमेरिका का अगला पार्ट खोलिए आप, नेक्स्ट पेज खोलिए, नेक्स्ट पेज खोलने के बाद आपको सिर्फ यूएसए की लोकेशन दिखेगी, ओनली यूएसए, दैट मीन्स उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको लॉस एंजल्स देखने को मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ सारा कुछ नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके देख लेंगे। नेक्स्ट चीज़ बात है, दक्षिण अमेरिका में ये जो रियो डी जेनेरियो है, इसका नाम तो हो सकता है किसी एक आध ने ना सुना हो, हाँ रियो डी जेनेरियो का नाम सुना है, पृथ्वी सम्मेलन तो हुआ था, वो तो ठीक है, वो भी उतनी लेवल की बात है, सबको समझ नहीं आती है, लेकिन रियो डी जेनेरियो में कुछ खेल आयोजित किए जाते हैं, क्या आपको याद है, आइए कुछ बना दें। कुछ याद आया,
है ये, रेड भी होता है अगर आप याद रखें तो। रियो डी जेनेरियो में ये क्या होते हैं भाई, खेल आयोजित किए जाते हैं। कौन से खेल हैं ये? ओलंपिक। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें। कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे मिलेगा भाई ये रियो डी जेनेरियो? ब्राजील में। कहाँ मिलेगा? ब्राजील। होप सो आपको ब्राजील तो पता ही होगा। नहीं पता? ऐसे देखते हैं शक्ल मेरी। इधर आ उत्तरी अमेरिका में ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है ये ब्राजील है। ये सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है ये क्या है? ब्राजील है। और ये जो मध्य रेखा पर आपको देखो, मकर रेखा पर रियो डी जेनेरियो बिल्कुल मकर रेखा पर बसा हुआ है। ध्यान रखना इसको। रियो डी जेनेरियो कहाँ बसा है? मकर रेखा पर बसा है। मत रखो जो चाहो। सारे बंदरगाह लिखा दिए, सारे अंतर्राष्ट्रीय बोल दिए, जो भी बोलना था। पता नहीं इसमें क्या क्या था। अब चलिए आ जाइए वायु मार्ग पे आ जाइए। आइए आपको सैर कराते हैं समताप मंडल की, ठीक। समताप मंडल में चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 20वीं सदी पर ये जो पनपे हैं, वायु मार्ग बोलते हैं हम इनको। 20वीं सदी पर जो परिवहन के साधन हमें देखने को मिले इनको हम वायु मार्ग बोलते हैं। वायु मार्ग दैट मीन्स ये सबसे महंगा साधन है परिवहन का। कैसा साधन है? सबसे महंगा साधन है और सबसे तीव्र गति का साधन है। कैसा साधन है? सबसे तीव्र गति का साधन है। जहाँ जाने के लिए आपको 10 घंटे लगते थे, वहाँ अगर वायुयान से जाएंगे आप लोग तो आप 1 से 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर माना जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो अपने यहाँ से बरेली अपने यहाँ तो है ही नहीं खैर, बरेली से अगर बात करें तो बरेली से दिल्ली जाने में 5 घंटे लग जाते हैं। मिनिमम 5 घंटे लग जाते हैं अगर बस बहुत अच्छी सी आपने वॉल्वो वगैरह पढ़ कर रखी है तो। वॉल्वो नहीं है तो 6 घंटे में भी पहुंचाएगी, 6.5 में पहुंचाएगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 5 घंटे लग रहे हैं और आप वहीं से बरेली से अगर वायुयान पकड़ते हैं तो आप 21 मिनट के समय में कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। कितना मजा आया ना? 21 मिनट में आप दिल्ली, 21 मिनट पहले आप कहाँ थे? बरेली। तो थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा हो जाए ना और समताप मंडल में जाने का मन हो तो आप बरेली से दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं, ठीक। तो ये था वायुयान सबसे महंगा है, लेकिन वही 21 मिनट के सफर के ये लोग 3000 रुपये लेते हैं हमसे। कितने लेते हैं? 3000 रुपये। वैसे हमारे कितने जाते हैं? 500 रुपये। 2500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, 25 मिनट में ही पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बिना टिकट के पता लगा वहाँ पहुँच गया, अब टिकट ले रहे हैं तो टिकट तो बहुत महंगा मिलेगा, है ना। तो ये दिक्कतें हैं। अब इसमें कुछ बातें की गई हैं। ये यातायात का अकेला साधन है जो सबसे दुर्गम स्थानों तक भी पहुंचा सकता है आपको। दुर्गम स्थान कैसे होते हैं? जहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता, ना सड़क जा सकती है, ना आपका समुद्र जा सकता है, ना आपका कौन जा सकता है भाई? रेल जा सकती है। वहाँ तक आपको वायुयान पहुँचा देता है। जैसे कि कुछ आपदाएं आती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही देखने को मिलती है। वायु मतलब कुछ भी आपदा आई है, अगर कहीं पर भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, तो वहाँ पे जो ग्रसित लोग होते हैं वहाँ तक जो भी चीज़ें पहुँचानी होती हैं, हमें संसाधन तक हमें वहाँ तक मुहैया कराने होते हैं, वो कौन पहुँचाता है? वायुयान पहुँचाते हैं। तो सबसे दुर्गम स्थानों तक भी ये अपनी पहुँच को मजबूत रखते हैं। लेकिन ये जो अगर देखा जाए ये किससे प्रभावित होते हैं तो खराब मौसम या कोहरा वगैरह से ये क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस से इन्होंने बता रखे हैं। वायु कल से अलग अलग बैठना। इन्होंने कुछ पत्तनों की बात की है। हवाई पत्तन की बात की है। दिल्ली, मुंबई। कोई ऐसा जो नहीं जानता हो? दिल्ली और मुंबई को नहीं जानता हो? अगर ऐसा है ना तो इंडिया में रहना खराब है तुम्हारा। दिल्ली और मुंबई, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हवाई पत्तन है और काफ़ी बड़े हवाई पत्तन है। हम एशिया में बात करें अगर तो उसके बाद न्यूयॉर्क, लंदन। न्यूयॉर्क कहाँ मिलेगा आपको? अमेरिका में देखने को मिलेगा। लंदन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। काहिरा भी मुझे किसी किसी की राजधानी सी लग रही है। हाँ, वेरी गुड। मिस्र की राजधानी काहिरा है, जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं। ये अंग्रेजी मीडियम वाले समझ लेंगे भाई, इजिप्ट बोलते हैं। इसमें बहुत दिक्कत होती है। अगर आप हिंदी में नहीं समझे और इंग्लिश में नहीं समझे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इजिप्ट, मिस्र, किसी के पास हिंदी मीडियम वाली होगी ऑक्सफोर्ड, किसी के पास इंग्लिश मीडियम वाली होगी। कुछ इन्होंने क्या बताए हैं? हवाई पत्तन बताए हैं। ये आपको याद रखने अभी से, सबकी मैपिंग करना, घर जाके कौन कहाँ पर है ये लिखना। उसके आगे नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आगे देखिए, संचार की बात की है इन्होंने। और संचार में क्या है? संचार सिंपल सी बात, एक बात
बचा रही हूँ, गले में दर्द हो रहा है, ये भी एक संचार है। लेकिन संचार क्या है, बहुत ज़्यादा उन्नत प्रकृति का, मतलब प्रकृति का इस टाइम पे देखा जाता है, हमारा आधुनिक मानव के टाइम पर संचार से हमारा सैटेलाइट बना दिए हमने। उन सैटेलाइट से हमारा बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए। सैटेलाइट कैसे उपयोगी है, कोई भी आपदा आने वाली है पहले से पहले हमें पता चल जाता है। उसके बाद हम अगर देखते हैं कोई अगर भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, इन चीज़ों के हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पहले से ही क्या हो जाते हैं, आभास कर लेते हैं। किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। कहाँ पर तेल है जमीन के अंदर, कहाँ पे खनिज है, ये सब चीज़ों का हम लोग क्या कर ले रहे हैं, आभास कर ले रहे हैं। कैसे, संचार मतलब सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये सब किसकी वजह से, मतलब अगर हम देखें तो विकसित हो पाया है, तो संचार की वजह से। किसकी वजह से, संचार की वजह से। आप कहीं पर भी बैठे हुए और किसी भी दुर्गम से दुर्गम स्थान के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप कहीं की भी खबरों को घर बैठे देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है कि आप घर बैठे ट्रेन, रेल, वायुयान के टिकट बुक कर सकते हैं। ये संचार ही है। क्लियर हुई बात? तो संचार समझ में आया? कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सब अपने अपने घर की बातें थी। ठीक है, संचार में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने घर की बातें थी, बस यही था। जो इन्होंने बोला है जनसंपर्क, जनसंपर्क को समझने की ज़रूरत है। जनसंपर्क माध्यम क्या होता है, तो बहुत सारी जनता के साथ एक साथ हमें कम्युनिकेशन करना, इसी को हम जनसंपर्क बोलते हैं। जैसे कि टीवी पे हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी जनता के साथ हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग लाइव आ जाते हैं, बहुत सारी जनता के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है, जनसंपर्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, जनसंपर्क। अब जन मतलब जनता होती है, संपर्क मतलब जनता के साथ संपर्क, कुछ भी करना नहीं था। क्लियर बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज ये कुछ शब्दावली दी होती हैं, नहीं टीवी भी कुछ नहीं देखना है, कुछ शब्दावलियों पे ध्यान देंगे। क्या आप जानते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बोलती है, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्बत चीन क्षेत्र में। अच्छा, जाइनिंग से लामा के बीच जाने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर चलती है। कहाँ से कहाँ जा रही है, जाइनिंग से लामा। लामा जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर चलती है और इसका समुद्री तल सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो 5072 मीटर है। कौन सा है सबसे ऊंचा पॉइंट, 5072 मीटर है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मतलब एक देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा फैक्ट है और फैक्ट कभी पूछे नहीं जाते। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में इन्होंने साइड में लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य जलमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज मतलब महामार्ग की बात की है। स्वर्ण चतुर्भुज जो कहाँ से, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है ना, ये क्या है भाई, महामार्ग है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बताया होगा तो बताते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है। तो बर्फ से बने आवास जिनको हम क्या बोलते थे वैसे, इग्लू भी बोलते हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेंगे। क्वेश्चन बताने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऋतु प्रवास की बात की है इन्होंने, साइड में लिखा है, शब्दावली है एक, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या होता है, ऋतुओं के समय पर लोग जो अपना आवागमन करते हैं उसी को हम ऋतु प्रवास बोलते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऋतु प्रवास बोलते हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो पेज पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं बसाव स्थान क्या होते हैं। बसने के स्थान को हम बसाव स्थान बोलेंगे, कोई करने की बात नहीं है। आदर्श जो बसाव स्थान है वो किसके अनुकूल बसाए जाते हैं, तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए हमारे पास, उसके बाद जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। वहाँ पे हम बसाव स्थान मतलब कर सकते हैं, बसा सकते हैं, उपयुक्त बसाव स्थान वहाँ पर हो सकते हैं। ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ करने लायक चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, दिस वन लाइक दैट। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। घर में जा करके क्या ही बोले, तुम्हें कुछ बोल दें, घर में जा करके, हाँ किसी की कसम नहीं देंगे, छोड़ देते हैं, आज छोड़ दिया जाओ, लेकिन फिर भी घर में जाके इसको याद करना है। याद करने का मतलब वो है